नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ज्ञान वीकली के 5th एपिसोड में। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर 7 अगस्त तक के जितने भी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। मैपिंग इसमें बहुत सारी करवाऊंगा मैं, तो आपके पास एटलस बिल्कुल होना चाहिए। एटलस नहीं है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एटलस अपने पास में रख लो। इसी से आपकी मैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ऐसा आप एक दिन में एटलस लेके बैठो और कि मेरी मैपिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होगी। और ये सब चीज़ें आपको याद आएगी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहला आ जाता है COP15 ऑफ रामसर कन्वेंशन। सर ये COP होता क्या है? अच्छा, आपने अभी तक जो है वो COP नॉर्मली ऐसा सुना होगा कि COP15 यहाँ हुआ। अभी COP जैसे COP29 जो है वो कहाँ पर हुआ था? बाकू, अजरबैजान में हुआ था। और COP30 कहाँ पर होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। इससे पहले जैसे ग्लासगो में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। सर ये तो COP आप कह रहे हो कि 30, अब आप 15 कैसे कह दिए? तो देखो, हर एक कन्वेंशन के अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं। तो ये किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है सर? रामसर कन्वेंशन की। सर ये कौन से बला आ गई रामसर कन्वेंशन? तो देखो, वेटलैंड्स आप समझते हैं। वेटलैंड से रिलेटेड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ग्रीन ज्ञान वीकली में ही, है ना। अगर नहीं आप समझते हैं तो आप समझो कि वेटलैंड्स जो होती है, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर कुछ सीजनली वाटर जो है वहाँ पर रहता हो, वाटर लॉगिंग की कंडीशन वहाँ पर रहती हो, जिसमें पैडी फील्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, थोड़े रिवर्स वाला एरिया आ जाता है, इंटरटाइडल जोन्स वाले एरिया आ जाते हैं, ये सब लेक पॉन्ड्स ये सब उसमें आ जाते हैं। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जब कभी वेटलैंड्स वाला टॉपिक डीप में पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में तब समझेंगे। तो अभी के लिए इतना समझो। तो इनके वाइज यूज़ के लिए, किसके यूज़ के लिए सर? वाइज यूज़। सर ये वाइज यूज़ क्या होता है? देखो, एक तो होता है कि भाई वेटलैंड्स का यूज़ किया जाए, है ना। अब यूज़ में तो क्या है कि मिसयूज़ भी आ जाता है। तो इसमें कहा गया कि वाइज यूज़ किया जाए, यानी इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि आप यूज़ करना ही बंद कर दो वेटलैंड्स जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बल्कि आपको करना क्या है? आपको उनका वाइज यूज़ करना है। वाइज यूज़ करने का मतलब क्या है? ऐसा यूज़ करो ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन आने वाली हैं वो भी उनका इस्तेमाल कर सकें, यानी उस वेटलैंड के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाए आप जो इकोसिस्टम सर्विसेज वहाँ से ले रहे हो। ये होता है वाइज यूज़। तो ऐसा ही रामसर कन्वेंशन आता है कब? 1971 में। कब आता है? 1971। शहर था रामसर। कहाँ पर सर? ईरान में। कब सर? 1971। कब सर? फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971। ये डेट एग्जैक्ट याद रख लेना। इस दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर? रामसर में, जो कि है ईरान का एक शहर। उसमें इन वेटलैंड से रिलेटेड जो है वो कन्वेंशन होता है। तो उसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो अभी चल रही थी। कहाँ पर चल रही थी सर? जिम्बाब्वे में चल रही थी। देखो ये विक्टोरिया फॉल्स दिख रहे हैं आपको बैकग्राउंड में। हाँ, तो यहीं पर जो है वो विक्टोरिया फॉल्स पर ही यहीं करवाई जाती है रामसर कन्वेंशन की 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिम्बाब्वे में। चलो जी, यहाँ पर इंडिया कुछ रिजोल्यूशन रखता है। क्या रिजोल्यूशन रखता है? इंडिया रिजोल्यूशन रखता है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने से रिलेटेड, ताकि वाइज यूज ऑफ जो वेटलैंड्स है उनका हो सके। तो इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया। तो इंडिया का कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है तो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो जी, क्या कहता है इंडिया का जो ये रेजोल्यूशन है? तो इंडिया का रेजोल्यूशन कहता है, देखो जो UN एनवायरमेंट असेंबली है उसका रेजोल्यूशन 6/8 एक है, उसको वो क्या करता है? तो वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, और इसे अडॉप्ट किया गया था 2024 में। तो ये इसको भी प्रमोट करता है। हमारा जो रिजोल्यूशन है कि भाई वाइज यूज इसका किया जाए, तो वो हमारा रिजोल्यूशन इसको भी प्रमोट कर देता है। किसके साथ? और जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर रिजोल्यूशन है उनके साथ भी कंप्लाई करता है हमारा, उनके अलाइनमेंट में है हमारा रिजोल्यूशन। जैसे कि एक रिजोल्यूशन हुआ करता था 14.8 एक रिजोल्यूशन, इसको भी सपोर्ट करता है, जिसमें सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क अपनाया गया था 10 साल के लिए, उससे भी अलाइनमेंट में है। साथ साथ ये 14/8 जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी रामसर कन्वेंशन की, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक नई सेपा अप्रोच अपनाता है। सेपा का अप्रोच क्या होगा? कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस। तो ऐसा करना किसके लिए? वाइड यूज ऑफ वेटलैंड या वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। तो ऐसा ये करता है। साथ साथ ये 10 साल का, इसमें हम देखें तो 10 साल का एक ग्लोबल फ्रेमवर्क भी अडॉप्ट किया गया था। Rio+20 कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 2012 में,
जिसमें क्या था, सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड पैटर्न्स को अपनाने की बात कही गई थी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहा गया है, ये सारी बातें भी हमने इसमें देख लिया है। ये किसके ऊपर बल देता है, तो ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बल देता है ना। चलो जी, इंडिया ने क्या किया था, तो इंडिया ने देखो मिशन लाइफ चलाया। मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने COP26 जब हुआ था UNFCCC का ग्लासगो यूके में, उसमें ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है ये मिशन दिया था। तो ये हमने इसके साथ भी काम कर रहे हैं। साथ साथ बिहेवियरल चेंज पे भी फोकस करता है हमारा जो यहाँ पर रिजोल्यूशन रखा गया है, जिसमें कि कंजप्शन, वेस्ट रिडक्शन पर भी बल दिया जाता है। साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज किया जाए, इसके ऊपर भी बल दिया जाता है। ये देखिए वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, है ना। चलो जी, इंडिया की अप्रोच इससे रिलेटेड क्या रही है, तो इंडिया ने देखो 2024 में एक वेटलैंड वाइड यूज एंड एक फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया है। कभी क्वेश्चन बने कि इंडिया ने क्या किया है वेटलैंड्स के लिए, तो इंडिया ने देखो इतने सारे मिशन लाए। इंडिया ने मिशन सहभागिता लेके आई इंडिया, साथ साथ सेव वेटलैंड्स कैंपेन इंडिया लेके आया। साथ साथ यहाँ पर हम देखें तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इंडिया लेके आया। अमृत धरोहर स्कीम जो है वो है, ये सारी स्कीम जो है इंडिया लेकर आया है वेटलैंड से कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर और क्या किया गया, तो भाई जहाँ पर भी एक ये होता है ऐसा समिट, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स में हुआ, तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन यहाँ पर हुई, है ना। चलो, यहाँ पर 13 रिजोल्यूशन को भी अडॉप्ट किया जाता है। ये 13 रिजोल्यूशन आप शांति से देख लीजिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि आप एक बार जो है क्या करना, वीडियो पॉज करके एक बार इनको पढ़ लेना, शांति से देख लीजिए, है ना। चलिए, यहाँ पर एक रामसर स्ट्रेटेजिक प्लान जो है उसको अपना लिया गया है। 5th रामसर स्ट्रेटेजिक प्लान को अपना लिया गया है इसी में, है ना। चलो जी, देखो ये रामसर कन्वेंशन के बारे में सारी चीज़ें दी गई है कि इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये सब आप जानते ही हैं कि कहाँ हुआ था, ये अपना हुआ था रामसर में, ठीक है। अच्छा जी, और आप देख सकते हैं कि ये रामसर साइट जो है वर्ल्ड में उसके ऊपर बल देता है। हाँ, एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इसी से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐसे वाले वेटलैंड्स को रखा जाता है जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से चेंज हो रहा है या चेंज होने की कगार पर है। तो ऐसे जो है इन साइट्स को, वेटलैंड साइट जो है उनको रख दिया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, है ना। चलो जी, यहाँ पर देखो वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था। इंडिया में देखो इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में साइट्स हैं। सर कितनी साइट है, तो इसमें 2 साइट्स हैं इंडिया की। सर कौन कौन सी है, तो देखो एक है केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, एक है लोकटक लेक मणिपुर। चिल्का लेक भी हुआ करती थी इसमें, पर चिल्का लेक को बाहर कर दिया गया बाद में। चिल्का लेक को सुधार लिया गया, तो चिल्का लेक को इससे बाहर कर दिया जाता है। तो ये रामसर कन्वेंशन हमने देख लिया। चलो, सेकंड न्यूज़ आज की आ जाती है। एक वोल्केनो है, इसका नाम तो देखो आप पढ़ ही सकते हो, आपको जो नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप है ना, ये रशियन नाम है तो ऐसे ही नाम होते हैं। क्लुचेवस्की वोल्केनो कहाँ पर है, आप तो ये समझो, तो ये वोल्केनो जो है ये टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ये फैक्ट आप बिल्कुल मत भूलना, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। एग्जाम में कभी कभी यूरेशियन रीजन का लिखा हुआ भी आ सकता है, तब भी आपको यही करना है कि हाँ पूरे यूरेशियन रीजन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो माना जाता है इसको। कहाँ है, तो सर ये रशिया में है। रशिया में कहाँ पर, तो रशिया में आप देख सकते हैं कि फार ईस्ट में रशिया का एक है कामचटका पेनिनसुला। तो इस कामचटका पेनिनसुला में ही ये है। 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर आया था और उसके बाद में ये फट पड़ा, है ना। 2000 के बाद में तो ये बहुत बार फटता ही जा रहा है। चलो जी, क्या है, तो ये इसका नाम आप देख सकते हैं, एक स्ट्रेटो वोल्केनो। वोल्केनो के टाइप जो है मैंने ज्योग्राफी की सीरीज में अच्छे से बताएं, और मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी की सीरीज लॉन्च करने की, जिसमें पूरा हम प्री प्लस मेंस साथ PYQ पिछले 30 सालों के PYQ जो है वो प्री के, और 2013 के बाद से जितने भी PYQ पूछे गए हैं मेंस में, वन स्टॉप सोल्यूशन हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए लॉन्च कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए तो, जिसमें कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पिछले जैसे पेपर आए हैं 2025 का आया, कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे जो एकदम पेक्यूलियर क्वेश्चन पूछ ले तो अलग बात है, नहीं तो जो क्वेश्चन बने हैं 99.9% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकते थे मेरी सीरीज से, है ना। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की सीरीज पूरी कर ली तो ज्योग्राफी से तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। देखो पॉलिटी
और ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट्स को मैं ऐसे मानता हूँ जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का कोई भरोसा नहीं है। इनमें अगर आपने अच्छा किया तो आपका बेड़ा पार, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाने वाला है। समझ रहे हो? चलो जी, देखो ये स्टीप कोनिकल शेप का एक स्ट्रेटो वोल्केनो है और लोकेशन कहाँ है इसकी, तो कामचटका पेनिनसुला जो है वहाँ पर है। बेरिंग सी जो है उससे 100 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कामचटका पेनिनसुला, यहाँ पर तो है बेरिंग सी, तो वहाँ से पास में ही कामचटका पेनिनसुला, ये है कामचटका पेनिनसुला और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। चलो जी, ये रिंग ऑफ फायर जो है उसके अंदर ये पड़ता था। देखो ये पूरी की पूरी रिंग ऑफ फायर है ना, ये रिंग ऑफ फायर, इसमें बहुत सारे ट्रेंचेस और बहुत सारे वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा इसी में देखे जाते हैं। यही है रिंग ऑफ फायर। इसमें ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ गया, ये रशिया वाला रीजन है, तो रशिया वाला रीजन इसमें आप आराम से देख सकते हैं। ये कामचटका पेनिनसुला इसका, और यहाँ पर ये जो है वो ये वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। चलो ये वोल्केनो के टाइप देख लो। शील्ड वोल्केनो एक होता है, कंपोजिट वोल्केनो, लावा डोम, सिंडर वोल्कोन, ये स्टैटिक वाली ज्योग्राफी का पार्ट, ये सब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप कर सकते हैं, आप मुझे बताना कि सर आप लॉन्च कर दो, तो मेरे पास पीपीटी रेडी है, मैं लॉन्च कर सकता हूँ। बस मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे एक बार कहो और मैं लॉन्च कर दूँ, है ना। चलो जी, ये देखो फिशर वेन से निकल रहा है, ये शील्ड वोल्केनो है ना। जैसे स्ट्रेटो वोल्केनो जो है सबसे स्टीप होता है, इसमें से स्ट्रेटा बनते रहते हैं। ये लावा डोम है। शील्ड वोल्केनो एक होता है, एक फिशर वेंट वाला जो होता है ये बहुत दूर तक जाता है। शील्ड वोल्केनो स्ट्रेटो वोल्केनो से कम होता है, ये बेसाल्टिक होता है, ये एंडेसाइटिक से बना होता है ये। चलो जी, इसकी हाइट कितनी है, तो देखो इसकी 4750 मीटर्स इसकी हाइट है। ये टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरे यूरेशिया का। तो देखो अभी कह रहे थे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यानी इक्वेटर से अगर नॉर्थ में जाए तो उसका, और साथ साथ अब तो एक और बात कह दी कि भैया ये तो पूरे यूरेशिया का। तो ये फैक्ट्स आपको पकड़ने हैं, यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। इसका इरप्शन का रिकॉर्ड बना हुआ है 1697, उसके बाद में तो ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली एक्टिव ही माना जाता है। 1697 में पहली बार इसका फटने का जो है इरप्शन होने का इसका रिकॉर्ड है। उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली इरप्शन इसका होता ही रहता है। यूनेस्को की साइट भी है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, उसका भी पार्ट है ये जो आपको वोल्केनो देखने को मिल जाएगा। ये कामचटका पेनिनसुला क्या है सर, तो कामचटका पेनिनसुला जो है वो फार ईस्टर्न रीजन में, ये पूरा कामचटका पेनिनसुला है। तो ये फार ईस्टर्न रीजन जो है रशिया का वहाँ पर है। किस किस के बीच में, तो सी ऑफ ओखोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ बेरिंग सी एक तरफ देखने को मिल जाएगा, और सी ऑफ ओखोस्ट वेस्ट में देखने को मिल जाएगा इसके, ये आपको सी ऑफ ओखोस्ट यहाँ पर मिल जाता है। बेरिंग सी और पैसिफिक ओशन आपको ईस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपको इसके ईस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ये है कामचटका पेनिनसुला। तो देखो लोकेशन आपका कहाँ है, तो ऐसा हुआ ना आपका जो मैपिंग है ना। तो ये शांति से आप देखना कि कहाँ पर कामचटका पेनिनसुला है और कहाँ पर इसके आसपास में और क्या चीज़ें हैं। तो बेरिंग सी, कामचटका पेनिनसुला, सी ऑफ ओखोस्ट, इसके पास में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जापान वगैरह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जापान वगैरह है ना। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रशिया है, ये मंगोलिया, ये इधर चाइना अपना आ जाता है। क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इसके कामचटका पेनिनसुला की, तो देखो ये 1200 किलोमीटर नॉर्थ साउथ में फैला हुआ है, 480 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में फैला हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 127 वोल्केनोज आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, उनमें से 29 जो है वो तो एक्टिव वोल्केनो माने जाते हैं, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 मेजर माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएगी, स्रेडिनी और वोस्टोस्नी, ये 2 माउंटेन रेंजेस आपको इस एरिया में देखने को मिल जाती है। इकोलॉजिकल और क्लाइमेटिक नोट्स अगर इसका देखिए तो टुंड्रा टाइप की यहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। टैगा टुंड्रा मतलब यहाँ पर मेनली आपको मोजेस, लाइकेन और कामचटका, एल्डर, ऐसा करके मोजेस, लाइकेन ही आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि सदर्न पार्ट में इसके लोलैंड वाले जो पार्ट है उस वाले एरिया में बर्च, लार्च, पॉपुलर, विलो जैसे ट्रीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। सब आर्कटिक क्लाइमेट यहाँ पर हार्श सब आर्कटिक क्लाइमेट होता है। कोल्ड स्नोई विंटर, साथ साथ कूल वेट समर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलो जी, ये हमने देख लिया कामचटका पेनिनसुला। अगली न्यूज आ जाती है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और मोरक्को के बीच में। देखो हम किसकी सीरीज देख रहे हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की। तो जब ऐसे एग्रीमेंट आते हैं तो ये मामला है आईआर का, ये सब भाड़ में की चीज़ें हम नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, इसमें ज्योग्राफी की क्या चीज़ निकल गई, यानी हम मोरक्को के बारे में, मोरक्को की ज्योग्राफी समझेंगे, समझ गए ना। तो मैं आपको क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है वो स्लाइटली बताऊंगा आपको। मैं लाया तो हूँ आपके लिए, तो मैं स्क्रीन पर पॉज कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, आप जो है वो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना शांति से। मैं आपको समझाऊंगा ज्योग्राफी का पॉइंट इसमें
देखो मोरक्को और इंडिया के बीच में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन हुई है, यानी इंडिया और मोरक्को दोनों मिलकर म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस देंगे। कुछ मामलों में जो है इंडिया मोरक्को की हेल्प करेगा, कुछ मामलों में मोरक्को इंडिया की हेल्प करेगा। दोनों के कानून कैसे काम करते हैं, दोनों के साथ साथ अगर कोई कानून से रिलेटेड कोई बारीकियाँ हैं, या जो हम कहें कि दोनों देशों में एक दूसरे के देशों के कुछ लीगल ट्रीटीज़ को मान्यता देनी होती है, वो सब के सब इसमें करेंगे। साथ ही साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? हाँ कि भाई हम समझौता ज्ञापन इसे कहते हैं हिंदी में, कि भाई हम जो है ऐसा ऐसा करेंगे, हाँ ऐसा समझौता है। ये एकदम हम कहें कि रिजिड नहीं होता है, एकदम इसको लागू करना जरूरी नहीं होता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। चलो जी, ये देखो ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ये आप देख सकते हैं शांति से। एविडेंस कलेक्शन कैसा होगा, समन्स की सर्विसेज कैसे काम करती है, जुडिशियल जजमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है वो, ये सारे की सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाएगी। ये एक और आप देख लीजिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज होगी, लेजिस्लेशन शेयरिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग एंड डिलीगेशन ऑफ एक्सचेंज। देखो मेंस में सीधा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में भी मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगी। क्या बस ये याद रखो किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से रिलेटेड, तो मोरक्को के साथ, इतना याद रखो बस। अब मेन चीज़ जो आती है वो मोरक्को की ज्योग्राफी, इसकी लोकेशन, इसकी मैपिंग। चलो जी, देखो मोरक्को कहाँ लोकेटेड है, तो देखो ये मगरेब रीजन जो है ना, इस मगरेब रीजन कहाँ है, तो अफ्रीका में। अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उसको मगरेब रीजन कहते हैं, उस रीजन में ये लोकेटेड है मोरक्को। मोरक्को जो है वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसे, जैसे इक्वेटर का तो ये नॉर्थ में है। साथ ही साथ याद रखना बच्चे यहाँ एक गलती कर सकते हैं जब ये स्टेटमेंट एग्जाम में बन जाए, तो ये क्या है, जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना उसके वेस्ट साइड में, इसके इधर से ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो है वो गुजरती है। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि सर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जब भी बात आती है तो अक्सर बच्चे यूरोप और अमेरिका को समझ लेते हैं, तो ये भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। इतनी सारी सर कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो देखो वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है, उससे ये बॉर्डर शेयर करता है। देखो ये वेस्टर्न सहारा कंट्री, तो इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है ये साउथ में। अल्जीरिया जो है वो बड़ा सा कंट्री आपको देखना होगा, अल्जीरिया, तो ये अल्जीरिया से बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट में, है ना। साथ ही साथ इसकी कोस्ट लाइन आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन से लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर मेडिटेरियन जो सी है, मेडिटेरेनियन सी से भी इसकी जो है वो बाउंड्री लगती है। तो दो देशों से बाउंड्री शेयर करता है, दो जो वाटर बॉडीज है उनसे, एक ओशन अटलांटिक ओशन, एक है मेडिटेरेनियन सी, साथ साथ एक वेस्टर्न सहारा कंट्री और एक अल्जीरिया से ये बॉर्डर शेयर करता है ना। याद रखना ये पूरे अफ्रीका का एकमात्र ऐसा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, बाकी और कोई कंट्री नहीं है जो दोनों से बॉर्डर शेयर करता हो। ये एक फैक्ट हुआ, ये याद रखना। देखना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और फिर आप गलत करके आओगे, फिर मुझे दोष मत देना। देखो ये है मगरेब रीजन, मगरेब रीजन में ये मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा कंट्री, मोरक्को, यहाँ पर ये अल्जीरिया, ये ट्यूनीशिया और लीबिया, ये इतने सारे कंट्री आते हैं। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ को ऑलमोस्ट माना जाता है मगरेब रीजन में। तो ये मगरेब रीजन आप समझ गए। तो कभी क्वेश्चन बने मगरेब रीजन और वो डाल दे कि नॉर्दर्न यूरेशिया, तो आप बता दो कि गलत है। वो बता देंगे, बोल दे कि सदर्न अमेरिका, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है, ये मगरेब रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ये अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। और ये कंट्रीज में आते हैं, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट नहीं आता है ना। देखो यहाँ पर एक कंट्री है इजिप्ट, समझ गए। ये सूडान है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इरिट्रिया, ये इथियोपिया, ये यहाँ पर जिबूती, ये सोमालिया, समझ गए। चलो जी, और क्या है, तो इसके सिटीज़ में सबसे बड़ी एक सिटी आती है इसकी कासाब्लांका। क्या आती है इसकी सिटी, कासाब्लांका। ये लार्जेस्ट सिटी है और एक अटलांटिक पोर्ट भी माना जाता है कासाब्लांका को, समझ गए। कासाब्लांका सबसे बड़ी सिटी इसकी मानी जाती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कासाब्लांका आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा कासाब्लांका, देखना ये अटलांटिक ओशन में है ना। इसकी कैपिटल नहीं है कासाब्लांका, याद रखना कैपिटल है इसके रबात। क्या है इसकी कैपिटल, रबात इसकी कैपिटल है, कासाब्लांका कैपिटल नहीं है, याद रखना इस बात का, रबात इसकी कैपिटल है ना। चलिए जी सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब भी ये कासाब्लांका सिटी बन जाती है। स्पेनिश एनक्लेव यहाँ पर माना जाता है। देखो ये एक शहर आपको आइलैंड से देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये स्पेनिश टेरिटरी है जो मोरक्को के नॉर्दर्न मेडिटेरियन कोस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर देखना, ये देखो एक तो स्यूटा आपको देखने को मिल जाएगी, एक है मेलिलिया। देखो ये ऊपर ये स्पेन है ना, हाँ तो इसके पास में ही है। तो देखो यहाँ पर ये अफ्रीका और ये
कि हाँ भाई यूरोप पास पास में, दोनों में रात दिन का फर्क, ये गरीब ये कितने अमीर हैं, है ना। चलो जी, कैपिटल क्या है इसकी, रबात इसकी कैपिटल सिटी है। क्लाइमेट कैसा है, तो कोस्टल एरियाज में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी, और ये वाला रीजन वही रीजन है। इसमें माइल्ड वेट विंटर्स होती है, साथ साथ हॉट ड्राई समर्स होते हैं। मेडिटेरेनियन सी में जब भी हम देखेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में अगर रेनफॉल कब होता है तो हम बताएंगे कि रेनफॉल उसमें होता है विंटर्स में, है ना। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसका है, तो यहाँ पर भी विंटर्स में ही रेनफॉल होने वाला है। बिल्कुल सर, समझ गया आपकी बात। इंटीरियर और साउथ वाला रीजन में यहाँ पर एरिड और सेमी एरिड वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। जो डेजर्ट कंडीशन भी इस एरिया में थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी। सहारा फ्रिंज में पड़ता है, सहारा वाला एरिया में पड़ता है, तो इसमें डेजर्ट वाला एरिया में थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। और इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स देखें तो माउंटेन, यहाँ पर एटलस माउंटेन रेंज आपने सुना होगा, देखो ये आपको एटलस माउंटेन रेंज देखने को मिल रही है, तो ये एटलस माउंटेन रेंज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जेबेल तोबकल जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट पीक मान जाती है मोरक्को की, और अटलांटिक ये एटलस माउंटेन रेंज की, तो एटलस माउंटेन रेंज की और मोरक्को की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये जो आपको जेबेल तोबकल जो देखने को मिलती है वो इसकी हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट पीक जो है वो मानी। देखो मराकेश भी जो है ना, मराकेश भी मिलती है मोरक्को में ही आ जाता है। रिवर यहाँ पर जो है वो मोलुया रिवर देखने को मिल जाएगी, जो कि ओरिजिनेट होती है एटलस माउंटेन रेंज से ही, फिर ये चली जाती है कहाँ पर, तो वो आपको देखने को मिल रही है मोलुया रेंज रिवर, और ये कहाँ पर जा रही है, मेडिटेरेनियन सी में चली जा रही है। सदर्न मोरक्को जो है वो सहारा डेजर्ट का पार्ट बनाता है, तो इसका सदर्न वाला पार्ट है ना वो सहारा डेजर्ट में आ जाता है। इतने सारी मोरक्को से चीज़ें होंगी, इससे बाहर मोरक्को से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। समझ गया आप बात, कैपिटल से लेकर लार्जेस्ट सिटी से लेकर सब कुछ चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दी है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है एल सल्वाडोर से रिलेटेड। एल सल्वाडोर में जो रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बिल पास किया और उन्होंने कह दिया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको इनडेफिनेट टाइम तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं, साथ साथ एक टर्म उनका एक्सटेंड कर दिया, 5 ईयर या शायद 4 ईयर हुआ करता था, उससे एक्सटेंड करके उन्होंने 6 ईयर कर दिया, है ना। तो इसलिए ये न्यूज़ में, तो ऐसे न्यूज़ जो है वो नेगेटिव न्यूज़ यूपीएससी आपके प्रीलिम्स में पूछती है कि अभी ऐसा कौन सा क्वेश्चन एक कंट्री है जहाँ पर जो है भूखमरी देखने को मिली है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हंगर वहाँ पर देखने को मिला है, ऐसे कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पर कू देखने को मिला है, ऐसे कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पर इस तरीके के बिल देखने को मिले हैं, तो वो एल सल्वाडोर कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ये हैं। हम किस पे फोकस करेंगे, ये चीज़ें बाहर में गई, बस पता लग गया, हम फोकस करेंगे इसकी ज्योग्राफी पे, फिर मेकअप जो है वो मैप से रिलेटेड सीरीज अपनी आ जाती है। तो यहाँ पर एक माउंटेनियस सेंट्रल अमेरिकन नेशन इसको माना जाता है, सेंट्रल अमेरिकन नेशन, यानी हम जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखते हैं तो उनके बीच में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉर्डर ये होता है, देखो होंडुरास इसके नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है ना, जैसे एल सल्वाडोर है तो होंडुरास इसके नॉर्थ ईस्ट में आ गया, साथ साथ ग्वाटेमाला जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो ये ग्वाटेमाला इसके नॉर्थ वेस्ट में आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो पैसिफिक ओशन जो है वो साउथ में इसको देखने को मिल जाएगा, ये क्या है, पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाता है ना। चलो एक चीज़ यहाँ पर फोकस करने वाली है, इसको आप जो है वो स्टार मार्क कर लेना। वो स्टार मार्क ये है कि ये एकमात्र ऐसा कंट्री है, एकमात्र ऐसा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कैरिबियन सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी सब करता है। देखो ग्वाटेमाला करता है, होंडुरास यहाँ पर कर रहा है, निकारागुआ कर रहा है, कोस्टा रिका कर रहा है, पनामा कर रहा है, पर ये एकमात्र एल सल्वाडोर ऐसा कंट्री है जो कैरिबियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता। जैसे मोरक्को से याद रखना, मोरक्को एकमात्र अफ्रीका की कंट्री है जो दोनों से, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये ऐसा फैक्ट यूपीएससी बहुत पूछती है ना, बाकी एग्जाम्स में भी आपके ये काम आने वाले हैं, है ना। चलो इसके टोपोग्राफी में देखें तो यहाँ पर एल सल्वाडोर रीजन जो है वहाँ पर माउंटेन रेंजेस बहुत सारी देखने को मिलेगी, वोल्केनिक प्लेटूज भी इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं। चलो जी सर, बिल्कुल हमने आपकी बात मान ली, आगे बढ़ो। तो देखो ये पूरा सेंट्रल, देखो ये यहाँ पर है, ये कंट्री आपको देखने को मिल रहा है, तो ये है एल सल्वाडोर कंट्री, ये होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और यहाँ पर फिर कोलंबिया आ जाता है, ये ऊपर ग्वाटेमाला है, और उसके ऊपर मैक्सिको आ जाता है, फिर यूएसए, फिर कनाडा आ जाता है। तो ये आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये आपको और इस एरिया में देख सकते हैं आप अच्छे से, एल सल्वाडोर आपको देखने को मिल रहा है। क्या रखना, ये एकमात्र सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है कैरिबियन आइलैंड से। टोपोग्राफी में हम देखें तो सेंट्रल रीजन जो एल सल्वाडोर का है वहाँ पर मिक्स माउंटेन रेंजेस है, वैलीज बनी हुई है, वोल्केनिक प्लेटूज बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो सियरा मैड्रे माउंटेन रेंजेस है उसका ये पार्ट है, एक पूरी माउंटेन चेन है, तो उसमें उसका कुछ पार्ट इसमें पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज भी हैं, जैसे कि सैन सल्वाडोर है, इलोपेंगो है, यहाँ पर सैन विंसेंटे है। हाईएस्ट पॉइंट इसका देखें तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो सेरो एल पिटल इसकी हाईएस्ट जो है वो पॉइंट माना जाता है इस कंट्री का, जो कि
2730 मीटर यानी 2730 मीटर्स हाई माना जाता है, जो कि होंडुरस के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। होंडुरस और इसके बॉर्डर पे देखने को मिल जाता है। रिवर देखें तो इसमें लेम्पा रिवर जो है उसमें फ्लो करती हैं। मेजर लेक्स देखें तो ये इलोपोंगो रिवर ये लेक है, एक कोटेपेक है, एक लेक गुइजा आपको देखने को मिल जाएगी। क्लाइमेट इसका कहाँ कैसा है तो ये ट्रॉपिकल है, बट यहाँ पर जो है एलिवेशन की वजह से मॉडरेटेड एक क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वार्म है क्लाइमेट, यहाँ का हॉट नहीं है, वार्म क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सिटी इसकी कैपिटल सिटी क्या है तो सैन सैल्वाडोर इसकी कैपिटल सिटी देखने को मिल जाती है। तो ये एल सैल्वाडोर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। अगला जो है वो आ जाता है आर्टिकल अपना डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स के बारे में। ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर और आईआईटी गांधीनगर, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी कि किसने बनाया, तो आईआईटी दिल्ली और गांधीनगर के रिसर्चर जो है उन्होंने डेवलप किया है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। क्या है ये तो देखो, ये आपको एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा ड्रिवन जो है वो असेसमेंट प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर फ्लड ज़्यादा आएगी या कम आएगी, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर फ्लड की इंटेंसिटी ज़्यादा रही है या कम रही है, मैग्नीट्यूड कम रहा है या ज़्यादा रहा है। यहाँ पर फ्लड का साइज भी देखा जाएगा, साथ साथ उस फ्लड का पीपल्स के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी देखा जाएगा। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड तो बहुत बड़ी आई है पर वहाँ पर लोगों को नुकसान कम हुआ, पर एक ऐसा हो सकता है कि फ्लड जो है देखा जाए तो उनका कम है इंटेंसिटी पर फिर भी वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है ना, ऐसा मतलब कम मैग्नीट्यूड है फिर भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। तो जो ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स है वो यूटिलाइज करेगा एनुअल फ्लड डेटा का, जो मिलेगा कहाँ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो डेटा मिलेगा उस डेटा का ये यूज़ करेगा। और ये डेटा जो है वो यूज़ करेगा कब से कब तक, 1967 से अब तक जो डेटा यूज़ किया गया है उसका ये यूज़ करेगा, फिर पता लगाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, यानी क्या करेगा अब तक जहाँ जहाँ फ्लड के डेटा हैं उनको इकट्ठा करेगा, बता देगा कि इसके बेस पर यहाँ देखो यहाँ है इस वाले डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फ्लड्स आई हैं, इसमें ज़्यादा मौतें हुई हैं, ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, तो यहाँ पर ये सीवियरिटी इसमें ज़्यादा है। ऐसा कुछ पैरामीटर्स भी यूज़ करेगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार देख लीजिए। मेन ड्यूरेशन जो है वो देखा जाएगा डेज में फ्लड इवेंट के, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एरिया हिस्टोरिकली फ्लडेड कितना रहा उसका परसेंटेज देखा जाएगा, टोटल डेथ कितनी हुई फ्लड से वो देखा जाएगा, नंबर ऑफ पीपल कितने इंजर्ड हुए वो, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कितनी है वो सब देखा जाएगा। इनके बेस पे ये डिस्ट्रिक्ट सीवियरिटी इंडेक्स जो है वो निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर इम्पैक्ट बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी, यानी कि फ्लड से ह्यूमन की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इंजरीज कितनी हुई, डेथ कितनी हुई, इसके बारे में पता लगाया जाएगा और उसके बेस पे ये जो है वो इंडेक्स निकाला जाएगा, है ना। चलो जी, इससे क्या होगा तो भाई बेटर डेटा कलेक्शन हो जाएगा और फिर फाइनल स्पेशल स्केल्स पे डेटा मिल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम आराम से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो पॉलिसी आराम से की जा सकती है। क्या फाइंडिंग रही इस इंडेक्स की, तो पटना को हाईएस्ट रैंक दिया गया है इसमें सीवियरिटी के मामले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी पटना की ज़्यादा है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज भी ज़्यादा है, ह्यूमन इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पर याद रखना डिस्पाइट फ्यूअर फ्लड इवेंट जो है पटना में कम देखी गई है, मगर वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए पटना हाईएस्ट रैंक पे है ना। ऐसी चीज़ आपको याद रखनी की ऐसा है। तिरुवनंतपुरम जो है वो मोस्ट फ्लडेड इवेंट इस एरिया में देखी जाती है, 231+ इवेंट यहाँ पर देखी गई, पर फिर भी ये टॉप 30 में भी नहीं आता, है ना। तो देखो फ्लड कितनी आई है इसका मतलब नहीं है फ्लड से नुकसान कितना हुआ, उसके बेस पे ये आपको रैंक देगा। जैसे 231 से ज़्यादा यहाँ पर फ्लड आई तिरुवनंतपुरम में, सबसे ज़्यादा देश में, मगर फिर भी ये टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा किसको रखा गया? पटना को यहाँ पर रखा गया। आसाम का जो धेमाजी है, कामरूप है, नागांव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है वो ये भी थोड़ा सा सीवियरली अफेक्टेड रीजन ही है। अर्बन फ्लडिंग के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई कि जो पुअर प्लानिंग है उसकी वजह से यहाँ पर फ्लडिंग आती है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है अपनी एशियन जायंट टॉर्टोइज के बारे में। क्या किया गया सर इनका? तो इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर? नागालैंड में। नागालैंड में एक कम्युनिटी पार्क है, सॉरी कम्युनिटी रिजर्व है ना। तो देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अपना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें क्या, इसमें देखो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये 4 को इसमें बनाया जाता है। बाद में टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर ही बना दिए जाते हैं। तो ये कम्युनिटी रिजर्व है ना। तो ये कम्युनिटी रिजर्व
जेलियन कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा नागालैंड में। वहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया गया है इस एशियन जायंट टॉर्टोइज को, खत्म हो गया था वहाँ पर, तो फिर से इसको कर दिया गया है ना। एक जॉइंट इनिशिएटिव हुआ करता था नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, साथ ही साथ इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम एक है, इन दोनों ने इनका जॉइंट प्रोग्राम, उसके तहत इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नागालैंड में। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे यूपीएससी जो है वो बहुत क्वेश्चन पूछती है इनसे स्पीशीज से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर ये जायंट टॉर्टोइज है, तो ये लार्जेस्ट लैंड टॉर्टोइज माना जाता है किसका, मेन लैंड एशिया का। याद रखना, मैं पूरे वर्ल्ड का नहीं बता रहा हूँ, ऐसा तो वर्ल्ड का गैलापागोस टॉर्टोइज एक होता है, वो बहुत बड़ा होता है ना। अच्छा, टर्टल और टॉर्टोइज में फर्क जानते हो आप? ये टॉर्टोइज है, इसके पैर ऐसे देखने को मिल रहे हैं, टर्टल पानी में रहते हैं, है ना। चलो जी, तो ये मेन लैंड एशिया का सबसे बड़ा टॉर्टोइज है, पूरे वर्ल्ड का नहीं बता रहा हूँ, वो गैलापागोस होता है। चलो जी गैलापागोस है कि सॉरी याद रखना, एक डाबर करके ऐसा कोई नाम है, मैं भूल गया, इसको क्रॉस चेक करना तो देखेंगे अभी। याद रखना इसके बारे में एक चीज बिल्कुल मत भूलना कि ये हर्बीवोर है, तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि ये ओमनीवोर है, तो आपको लगेगा हाँ भाई ऐसी चीजें तो सब कुछ खा लेते होंगे, ये इंसान को, हमें कुछ छोटे मोटे जानवर मिल जाएंगे उनको खा जाएंगे, एग्स खा जाएंगे, तो नहीं। हालांकि कुछ टर्टल टॉर्टोइज करते हैं, बट ये बेचारा बहुत भला आदमी है, पूजा वूजा करने वाला आदमी है, मंदिर वंदिर जाता है धीरे धीरे चल के, तो ये एकदम हर्बीवोर है ना, स्लो मूविंग है। ये सीड डिस्पर्सल करता है, इसलिए इसे एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट भी कह दिया जाता है। एलिफेंट क्या करते हैं, वो तो सीड डिस्पर्सल करते हैं, यानी वो कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, वो जब अपना गोबर करते हैं तो उस गोबर में वो सीड्स रह जाते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं, उससे वो पूरा फॉरेस्ट लैंडस्केप को ही नया रूप दे देते हैं। फॉरेस्ट ये हाथी जो होते हैं उनको तोड़ देते हैं और साथ ही साथ फिर जो है नए पेड़ लगाने में मदद करते हैं। तो सेम वैसे ये टर्टल भी हेल्प करता है। साइंटिफिक नेम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, हैबिटेट इसका है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रेफर करता है डेंस मॉइस्ट लोलैंड जो है उनको, हिल फॉरेस्ट वाले एरियाज को, स्पेशली जो लीफ लिटर जिस एरिया में खूब देखने को मिलेगा उस वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है ना वहाँ। चलो ये इंडिया में कहाँ पर है, तो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नागालैंड वाले रीजन, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन, इन सब में इंडिया में देखने को मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने स्टेट्स आते हैं आपको पता है? 8 स्टेट्स आते हैं, 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर। 7 सिस्टर कौन सी है? देखो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप याद करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ये क्या पर आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, आसाम है, मेघालय हो गए साथ, और ये एक सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिक्किम जो है ये 7 प्लस 1 तो हो गए 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, है ना। इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे ना, इनके बारे में डिटेल से मैं आपको मैपिंग कराऊंगा बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, तब आपको समझ में आएगा, है ना। चलो लोकेशन आप देख लीजिएगा, इसी भरोसे आप एक बार इनको देखोगे तो ऐसे मैपिंग जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग होती है। आप क्या देखेंगे, कौन सा जो है वो स्टेट बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से, कौन सा करता है चाइना से, ये सब देखना है। इनका नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट क्या सीक्वेंस है वो सब देखना है। सर इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या आईसीएम की डेड लिस्ट में, साथ साथ शेड्यूल 4 जो है उसमें रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, उसमें तो आपको ताजुब होगा कि शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है, बल्कि 1 में नहीं रखा गया। चलो साइज इसका जो है वो 60 सेंटीमीटर तक का बड़ा हो सकता है। कितने किलो का, तो भाई साहब 35 केजी तक का हो सकता है। सोचो आदमी को मार के खा जाएंगे 5 किलो वाली चीज़ों को, है ना। चिकन में 1-2 किलो मांस निकलता होगा, उसको खा जाते हैं, तो 35 किलो सब खा जाते हैं इंसान, किसी को नहीं छोड़ते। आई हेट ह्यूमंस। चलो शेल जो हम देखें तो डार्क ब्राउन ब्लैक इसके शेल देखने को मिल गए। देखो कोई भरोसा नहीं है, वो बुढ़े प्रोफेसर आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन बना देंगे, मुझे भरोसा नहीं है इन लोगों का बिल्कुल भी। इन लोगों ने पता नहीं कैसे एग्जाम्पल सेट कर दिया है, ये आपको पता नहीं IAS बनाना है कि इनको क्या रट्टू तोते बनाने, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछते हैं। अभी हाल फिलहाल में CAPF का एग्जाम हुआ, उसमें से गधे जैसे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, फैक्ट फैक्ट फैक्ट। भाई रट्टू तोते बनवाने हो कि इनको कोई कंसेप्ट तो पूछो कम से कम, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इनका ये कैसे। चलो लिम्स देखे जाए तो बॉडी थिक, इसके लिम्स जो पैर बड़े मोटे मोटे होते हैं, हाथी के जैसे इसके होते हैं, जो डिगिंग करने में इनका यूज करता है। हेड इसका फ्लैटेंड होता है, शार्प इसकी बीक होती है ना, जो कि वेजिटेशन को टील करने के काम इसके आती है। ये कीस्टोन स्पीसीज है,
देखो इसके बीके से कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, तो ऐसे एक स्पीसीज जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है बाकी की स्पीसीज के ऊपर, यानी अगर उस स्पीसीज को कुछ हुआ तो सब लोगों को नुकसान होने वाला है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है ये जो माउंटेन लायन है, तो ये माउंटेन लायन क्या करता है, ये हर्बीवोर जो है इनको कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये देखो ये हर्बीवोर को खाएगा, फिर इसकी हड्डियां बचेगी, तो वो हड्डियां जो है वो मिल जाएगी इस मिट्टी में, उसकी वजह से इसको सॉइल को जो है वो मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। साथ साथ जो मर गए तो ये नहीं खाता उसको जो स्कैवेंजर्स खा जाते हैं, तो उसका करता है। माइग्रेटरी बर्ड जो है वो डिपेंड करते हैं, ये जो मार के जो कार्कस बच जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, है ना। चलो जी, इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये स्पीसीज होती है कीस्टोन स्पीसीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये कीस्टोन स्पीसीज है अपने इकोसिस्टम में जहाँ ये रहती है, यानी अगर उस इकोसिस्टम से इसको हटा दो तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे मान लो जो अफ्रीकन ग्रासलैंड है उसमें शेर जो है, लायन, वो कीस्टोन स्पीसीज है, यानी अगर आप शेर को माइनस कर दें तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, जंगल ही नहीं बचेंगे वहाँ पर। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखो अगर शेर नहीं रहा तो वहाँ पर बफेलो, हिरन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो पूरा घास खा जाएंगे, यानी कि इतना घास भी नहीं बचेगा कि कुछ भी सर्वाइव करवाएं, वहाँ पर सारे के सारे बढ़ जाएंगे, पूरा जंगल खा जाएंगे, वो घास दोबारा उगने ही नहीं देंगे वो, है ना, तो पूरा जंगल खत्म, ऐसा हो जाएगा। चलो जी, बायोलॉजिकल ट्रेड्स देखें तो बहुत लंबा जीता है, 80 से 100 साल का मतलब ये जीता है। डाइट इसकी हर्बीवोर डाइट है, लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मशरूम्स वगैरह बेचारा खाता है, मांस वास नहीं खाता। रिप्रोडक्शन अगर हम करें तो नेस्ट ये बनाता है, वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करता है। याद रखना ये नेस्ट को जो है ये गार्ड करता है, और ऐसा टोटरिस करते नहीं है, अंडे देके चले जाते हैं, पर ये करता है ना। साथ साथ यहाँ पर ये डायगोनल मोस्टली माना जाता है, दिन में अपना खाना पीना सब कुछ करता है। सोलिटरी है, यानी अकेला रहता है, जब मीटिंग सीजन आता है तब ये फीमेल के साथ होता है, नहीं तो ये अकेला रहता है। इसको स्मॉल एलिफेंट ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मैंने बताया एलिफेंट के जैसा रोल है इसका, डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल पे और फ्लोर स्कैवेंजिंग में इसका वैसा ही रोल माना जाता है ना। ये वन ऑफ द ऐसी फ्यू स्पीसीज में से एक है जो कि अबव ग्राउंड नेस्ट बनाता है ना, और मैटरनल केयर यहाँ पर एग्जिबिट करता है, माँ जो है वो अंडों के पास रहती है और केयर किनके करती है, कीस्टोन ये स्पीसीज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलो जी, नई एक न्यूज़ है अगली, वो है सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनको ये पावर दे दी, उनको एम्पावर कर दिया कि वो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगा सकते हैं, है ना। तो सर ये क्या है ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो देखो मैं एक अगले स्क्रीन और फिर समझते हैं। देखो होता क्या है, अपने यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं होती है, तो अपने यहाँ एक एक्ट आता है वाटर एक्ट 1974 में। इस वाटर एक्ट के अंदर फिर इसकी एक्ट से पावर डिराइव करता है सीपीसीबी, है ना, साथ साथ एसपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इससे जो है वो डिराइव करता है। उसके बाद एक एयर एक्ट आता है 1981 का, उसके थ्रू भी इसको पावर मिलती है। साथ साथ फिर आ जाते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके थ्रू भी ये जो है वो इसके पास पावर आती है। तो कभी पूछे सीपीसीबी वगैरह, एसपीसीबी वगैरह स्टेटरी बॉडी है, बिल्कुल है, इन वाले एक्ट से इनको पावर मिलती है। तो ये जो सीपीसीबी वगैरह है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक 2012 का एक केस हुआ करता था, है ना, केस हुआ करता था, और 2012 के केस में यहाँ पर वो जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हुआ करती थी, उसने फाइन लगाया था किसी एक पार्टी पर क्योंकि वो पोल्यूशन कर रही थी। तो मामला चला गया यहाँ पर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसके पास में मॉनिटरी ऐसे कंपनसेशन लगाने का कोई पावर ही नहीं है ना। पर फिर जो ये डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है यह सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई हाई कोर्ट गलत कह रहा था, इनके पास डिस्ट्रिक्ट ये जो दिल्ली पब्लिक पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है और साथ साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके पास पावर है कि वो कंपनसेशन लगा सकते हैं एनवायरमेंटल को बचाने से लेकर, अगर एनवायरमेंटल कंसेंट नहीं लिया गया है और फिर एनवायरमेंट को पोल्यूट किया जा रहा है तो वो लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ याद रखना, ये आपके सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, या क्वेश्चन कभी कभी बने मेंस में कि
सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनवायरमेंटलिज्म में कैसे हेल्प कर रहा है, तो ऐसे देखो ऐसे आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं कुछ केसेस के, जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज जब हम देखेंगे डिटेल में आप कहेंगे तो स्टैटिक पोर्शन, उसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस बताऊंगा भी, तो उसमें एक केस ये भी आप ऐड कर लेना। सर केस का क्या नाम था, तो केस का नाम यहाँ पर हुआ करता था, केस का नाम तो ये दिल्ली पब्लिक ये पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाला, इसमें जज हुआ करते जस्टिस PS नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा जो है उनका, है ना। उन्होंने कह दिया कि भाई रेस्टिट्यूटरी और कंपनसेटरी डैमेज जो है वो मांग सकता है और एक मॉनेटरी सम जो है वो लगा सकता है ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं, है ना। चलो जी, रेस्टिट्यूटरी क्या होता है भाई, रेस्टिट्यूटरी में का मतलब होगा कि आप जो फॉरेस्ट आपने अगर बर्बाद कर दिया तो उसको रिस्टिट्यूट करना है, दोबारा से रिस्टोर करना है, उसके लिए कंपनसेटरी है ना, कि भाई कंपनसेशन आपने खराब करा उसका कंपनसेशन दो, इस तरीके से। चलो जी, चाहे वो वाटर बॉडी हो चाहे वो कुछ भी हो उसके लिए लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखो एक एक्स एंटे प्रिवेंटिव मेजर्स, साथ ही साथ इसमें कुछ सेक्शन है और साथ साथ यहाँ पर जो है वो पोस्ट वाले भी लागू होते हैं। तो एक्स एंटे का मतलब आपने किया नहीं और रियल में उतना नुकसान हुआ नहीं, फिर भी अंदाजा लगा लिया जाता है कि आपने अगर ये किया तो इतना नुकसान होगा, तो इतना आप कंपनसेशन हमें दे दो, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपने लगा दी, पोल्यूशन कर दिया, तो इससे इतना नुकसान हो जाएगा इकोलॉजी को, तो उससे एक हो गया कि रियल कि भाई आपने इससे क्या, इससे इतने लोग मर गए, इतनी ये बिल्डिंग टूट गई, ये हो गया, उसका क्या नुकसान हुआ होगा ऐसे, ठीक समझ गए। चलो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इंडिया फिलीपींस रिलेशन से रिलेटेड। इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई है, इतना आप याद रखो, है ना। बाकी बाहर में सब ये गई, देखो यहाँ पर 1952 में एक्चुअली ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इनके बीच में होती है, जिनमें कोऑपरेशन रखा गया डिफेंस, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज पे, पर बाद में अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है और उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन बने, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ने साइन करी है, तो वो है फिलीपींस। हम फिलीपींस की ज्योग्राफी के बारे में ठीक से जानेंगे क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है भाई। तो देखो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, एक आइलैंड कंट्री है, आर्किपेलगो है, यानी इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। क्यों आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल जो है वो प्लेट्स हैं। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट वाला एक पार्ट है, फिलीपींस खुद एक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट यहाँ पर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ओशन प्लेट, ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कन्वर्जन चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर बन गए हैं। और आपके मेंस में ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया और फिलीपींस में इतने सारे आर्किपेलगो या आइलैंड्स क्यों हैं, तो वो इन सब की वजह से ही हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। तो ये भी हम देखेंगे जब अगर आप कहें तो मैं डिटेल जब ज्योग्राफी की सीरीज लेके आऊँगा उसमें अच्छे से। यहाँ पर हम देखें तो जो इसके हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्री आती है, 10 कंट्री, इनमें एक है। वो 10 कंट्री के नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में पड़ती है पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पर मैरीटाइम बॉर्डर कंट्रीज, देखो ये आइलैंड है तो लैंड बॉर्डर तो किसी से शेयर नहीं करेगा। मैरीटाइम बॉर्डर करता है ताइवान से नॉर्थ में, जापान से नॉर्थ ईस्ट में, पलाऊ से ईस्ट और साउथ ईस्ट में, इंडोनेशिया से साउथ में, मलेशिया से साउथ वेस्ट में, वियतनाम से वेस्ट में, और चाइना से नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में ये बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। चलो जी, यहाँ पर वाटर बॉडीज देखें तो फिलीपींस सी ईस्ट में देखने को मिलेगा। अब आपका कहेगा मैं एटलस निकालो और ये फिलीपींस नॉर्थ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन आप खोलोगे। ईस्ट में देखें तो फिलीपींस सी है, साउथ में देखें तो सेलेबस सी है, साउथ वेस्ट में देखें तो सुलू सी है, साउथ चाइना सी आपको वेस्ट और नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या है, तो माउंट एको इसका हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये आपको यहाँ पर दिख रही है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनका नाम पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार। देखो ये अपना इंडिया, अपना प्यारा भारत इंडिया। यहाँ पर देखें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। अभी देख लो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में यहाँ पर जो मंदिर हुआ करते उसके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो ये न्यूज़ में है, अभी फिर न्यूज़ में है, तो ऐसे ही क्वेश्चन न्यूज़ बनता है। तो ये बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो थाईलैंड याद रखना। कंबोडिया जो है, कंबोडिया आपको देखने को मिलेगा, वो इधर साउथ चाइना सी से नहीं लगता है, याद रखना, ये इधर, समझ गए। चलो जी, उसके बाद में देखें तो यहाँ पर आ जाता है, हाँ यहाँ ये साउथ चाइना सी है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, मलेशिया। यहाँ पर एक मलेशिया की पॉइंट टिप पे एक सिंगापुर कंट्री, सिंगापुर के बाद में ये आपका सुमात्रा, जावा, ये बोर्नियो, ये सुलावेसी, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और यहाँ पर ये देखो ये एक कलर सेम दिख रहा है, ये क्या है, तो ये मलेशिया का पार्ट है। और यहाँ पर एक छोटू सा एक कंट्री है जो कि राजशाही है, ब्रुनेई, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा सुल्तान है यहाँ का। और ये आपको बड़ा सा आइलैंड कंट्री देखने को मिल रहा है, ये क्या है, फिलीपींस।
10 कंट्रीज हो गए, तो 10 कंट्री के नाम आपको याद बिल्कुल होने चाहिए। आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में कि किस प्रकार से साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट में फिलीपींस सी है, यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर जापान है ना, ये इंडोनेशिया वगैरह सब आपको देखने को मिल गया। चलो जी समझ गए। मेजर रिवर्स में आपको जो है वो कागायान रिवर है फिलीपींस की लॉन्गेस्ट रिवर। कौन सी रिवर है? तो कागायान रिवर फिलीपींस की लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद मिंडानाओ है, एंगो रिवर है, अगुसन रिवर है। क्लाइमेट कैसा है? तो ट्रॉपिकल और मॉनसूनल क्लाइमेट है, जैसे इंडिया का भी मॉनसूनल क्लाइमेट है वैसा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में देखें तो इसमें 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक टुबाथा रीफ जो है वो मानी जाती है, सुलूसी में है। प्रूटो प्रिंसिया जो है वो सबटेरेनियन एक रिवर है। एक माउंट हेमिल्टन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 3 वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो यहाँ पर हैं। चलो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर जो है फिलीपींस में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर चलता है। रिपब्लिक एक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, मतलब यहाँ का कोई राजा नहीं होता, पर ब्रुनेई में राजा होता है, याद रखना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर है, तो कभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। नहीं, फिलीपींस में सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगली न्यूज आ जाती है, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम डाले गए थे उसके 80 साल पूरे हो गए। कब डाले गए थे? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। देखिए हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। जापान जो आज आपको भला देश दिख रहा है, ये भला देश नहीं था। 1905 में ये रशिया को हरा चुका है। और जो साउथ ईस्ट एशियन में कंट्री बता रहा हूँ, ये सब गुलाम किसके थे? ये सब के सब गुलाम हुआ करते थे जापान के। चाइना का बहुत सारा पार्ट इसके कब्जे में हुआ करता था। आपने सुना होगा कि रंगून तक जापान कब्जे में था, है ना। ये इंडोनेशिया, ये सब जापान के कब्जे में हुआ करता था। यहाँ तक कि अपने अंडमान निकोबार भी जापान के कब्जे में आ जाते हैं लास्ट में, समझे। तो ये क्या करता है कि पर्ल हार्बर जो है वो यूएसए का एक नेवल बेस होता है, उस नेवल बेस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत बुरे तरीके से। उससे पहले तक यूएसए डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था, पर जैसे पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उस वक्त अमेरिका में एटॉमिक बम जो है वो उसका निर्माण चल रहा होता है और अमेरिका ने आके यहाँ पर अपना टेस्ट फायर वो कहाँ पर करता है, तो अमेरिका गुस्से में था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों, सबसे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा में और उसके बाद में नागासाकी में 9 अगस्त को 2 बॉम्ब डालता है। जो 6 अगस्त को डालता है उसका नाम लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को डालता है उसका नाम फैटमैन। इसके नाम से 2 बॉम्ब डालता है और जापान शांत हो जाता है। आज तक जापान में उसके हम विभत्स परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये सब परिणाम हो सकते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब के, हाँ। तो उसके 80 साल पूरे हो गए हैं और उसके बाद से जापान पीसफुल बन जाता है। जापान ने कहा हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे, है ना, हम किसी देश पे हमला नहीं करेंगे, और पूरा एकदम शांतिपूर्ण बन जाता है जापान, है ना। चलो जी देखो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हिरोशिमा नागासाकी में बम डाला गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। जापान ने सरेंडर कर दिया, है ना, सरेंडर इसने कर दिया था 2 सितंबर 1945 को, भाई हम हार गए, चलो भाई, है ना। चलो यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो जाती है, एक तरफ रशिया सोवियत रूस और दूसरी तरफ जो है वो यूएसए। अब 2 पावर मेन सामने आ जाती है, पहले ब्रिटेन पावर था, अब ये दोनों पावर खत्म, अब कौन सामने आ जाता है, तो यूएसए और सोवियत रूस, और इनके बीच में शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर, है ना। और यहाँ पर फिर म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन सामने आ जाता है, यानी अगर आपने हम पे हमला किया तो हम आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसा हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ है ऐसा। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हालांकि वॉर छोटे मोटे चल रहे हैं, पर कोई वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिली है ना। और यहाँ पर फिर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन भी देखने को मिलता है यहीं से। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है यूरेनियम थोरियम, इसका यूज़ बॉम्ब बनाने के लिए भी किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जा सकता है, बिजली बनाने के लिए। तो भाई अब ये किसी को नहीं करना चाहिए, तो भाई बात है कि अगर सिविल यूज़ करना है यानी इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आप कर सकते हैं। आपको करना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से एक आपको क्या करना है, आपको सहमति पत्र ले लेना है, उससे परमिशन ले लेनी है। तो 1957 में एक आप बना दी जाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो कहीं पर भी अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रखा है तो ये वाली एजेंसी जो है वो यहाँ पर सर्विलांस के लिए भेजती हैं, टीम भेजती हैं। जैसे इंडिया में भी है तो इंडिया में भी ऐसे भेजते हैं, जैसे कुडनकुलन पावर प्लांट वगैरह अपने है ना, तो वहाँ पर ये भेजती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर डिसआर्मामेंट एफर्ट भी शुरू हो जाते हैं बहुत सारी। यहाँ पर देखो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी, फिर अपना जो है वो सीटीबीटी आता है, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आता है। ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज़ जो है एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ वगैरह देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ये देखो बहुत सारी, है ना। चलो
1963 में पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसमें क्या है, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं किया जाएगा कहीं पर भी, यहाँ पर अंडरग्राउंड को छोड़ दिया गया था। बाकी नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, तो ये बाइंडिंग ट्रीटी हुआ करती थी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। यानी जो P5 है, जो पावरफुल 5 कंट्रीज हैं, जो सिक्योरिटी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पार्ट है, उनको छोड़कर बाकी और कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं रख पाएगा। इंडिया ने बोला हम नहीं रखेंगे भाई, हम भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहते हैं, पर भैया पहले आपके पास जो है आप डाल दो समंदर में, हम अपने वाले डाल देंगे। आपके पास तो है, आप हमें सिक्योरिटी दोगे, आप कौन हो तो सिक्योरिटी देने वाले? ये अमेरिका करता ही यही है। अमेरिका करता क्या है, ये क्या करेगा, आप हथियार नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इन हथियारों से पूरे दुनिया को जो है वो नुकसान हो सकता है, खतरे में है दुनिया। तो भाई साहब आपके पास तो है, क्या कहेंगे अमेरिका कहेंगे मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। भाई साहब आप कौन सिक्योरिटी देने वाले? हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे ना। तो ऐसे ही तो नॉर्थ कोरिया के साथ चल रहा है अमेरिका का। अमेरिका कहता है हम आपको सिक्योरिटी देंगे, वो कहता है आप कौन हो तो सिक्योरिटी देने वाले, मैं खुद अपने बम बना लूँगा, मैं अपनी सिक्योरिटी रख लूँगा। तभी तो दोनों के बीच बनती नहीं है ना। ऐसा एक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी भी आती है, यानी जो अंडरग्राउंड को छोड़ दिया गया था उस अंडरग्राउंड को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। हालांकि ये फोर्स में अभी नहीं आए, इंडिया ने नहीं साइन किया। ये पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी इंडिया ने साइन किया था, पर बाकी को साइन रेटिफाई किसी को नहीं किया इंडिया ने। अब हम मेन चीज़ पर जाते हैं, जापान जो है इसके ज्योग्राफी में। जापान जो है इसकी कैपिटल है टोक्यो, और ईस्ट सेंट्रल होन्शु जो इसका जो आइलैंड है उस पर देखने को मिलेगा। एक्चुअली जापान में 4 मेजर आइलैंड है बड़े बड़े। सबसे बड़ा जो है वो है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। 4 है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, 4 आइलैंड है। उसमें होन्शु पे इसकी कैपिटल है टोक्यो। लैंग्वेज जापानीज है, करेंसी इसकी जापानीज येन है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर पार्लियामेंट्री मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पर, यानी जापान का एक मोनार्क होता है, राजा रानी वहाँ पर भी होता है। ज्योग्राफी देखें तो आइलैंड नेशन है ईस्ट एशिया में, और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आर्कीपेलगो स्ट्रक्चर है, इसमें जो है बहुत सारे आर्कीपेलगो देखने को मिल जाएंगे, वो आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। मेन आइलैंड 4 है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। नॉर्थ टू साउथ इनका ये जो है वो क्रम आपको याद रखना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। समझ गए। मेरी टाइम बॉर्डर्स का ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में सी ऑफ ओखोस्ट पैसिफिक ओशन। उसके बाद वेस्ट में सी ऑफ जापान, और आपको देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट में ईस्ट चाइना सी। तो यहाँ पर आपको ईस्ट चाइना सी देखने को मिल जाएगा, ईस्ट चाइना सी। उसके बाद आपको जो है लैंड बॉर्डर किसी भी कंट्री से शेयर नहीं करता, क्योंकि ये तो आइलैंड है। देखो ये यूक्यू आइलैंड है ना, इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा होता है इधर जापान का और इधर। चलो जी, यहाँ पर लैंडस्केप देखा जाए तो इसका 80% तो ये माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा। रग टोपोग्राफी है, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाती है। वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर है, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये भी पड़ता है। तो फिलीपींस ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही पड़ते हैं। हाईएस्ट पीक है माउंट फ्यूजी, जो कि एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, यानी एक स्टीप वोल्केनो जिसमें बहुत सारे स्ट्रेटा है। माउंटेन रेंजेस की जापानीज एल्प्स मानी जाती है। मेजर रिवर्स में शियानो रिवर आपको देखने को मिलेगी, किसो रिवर है, टोन रिवर है, बहुत सारी रिवर आपको जापान में देखने को मिल जाएगी। क्लाइमेट देखें तो देखो यहाँ पर बहुत सारी बर्फबारी भी होती है, अलग अलग तरीके के, ऐसा बढ़िया सुहावना मौसम है, सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब आर्कटिक नॉर्थ से लेकर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन तक का इस वक्त जो है वो साउथ वाले एरिया में क्लाइमेट देखने को मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता रहता है, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में पड़ता है। और वहाँ पे बहुत सारी जो है वो हम कहें कि छोटी छोटी और बहुत सारे प्लेट उनके बीच में जो है वो कन्वर्जन चल रहा होता है। तो जापान में तो जब देखो तब भूकंप वगैरह चलते ही रहते हैं। चलो जी, ये अपना एपिसोड 5 हो गया। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई सलाह लेनी है या आपको कोई सलाह देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कोई सलाह लेनी है या सलाह लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और वो एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी की सीरीज़ आपको लॉन्च करवानी है तो आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब हम देखेंगे उससे रिलेटेड, है ना। चलिए, तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खमा गणी।